लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पर हमारी मार्किंग रोकी थी उसके आगे मार्किंग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 35 में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ से हमें मार्किंग शुरू करनी थी। तो जैसा कि तुमने पढ़ते वक्त जाना है कि हम केमिकल रिएक्शंस को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन वगैरह वगैरह। तो उसको क्लासिफाई करने का बेसिस क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर देयर, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ये उस क्वेश्चन का पहला पार्ट। एंड ऑन विच बेसिस दे आर क्लासिफाइड, मतलब उनको क्लासिफाई करने के लिए आखिर क्या यूज़ किया गया, क्या नियम या शर्तें उन्होंने रखी। ठीक है, ये इस तरीके की बातचीत उसने तुमसे पूछ ली। तो पहला, जब इसका आंसर लिखोगे तो आंसर कैसे लिखोगे इसका? सबसे पहले तो क्या लिखना, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें पहला नाम लिख देना कॉम्बिनेशन का, दूसरा नाम लिख देना डिकम्पोजिशन का। अच्छा, जब तुम डिकम्पोजिशन का नाम लिखोगे ना तो उसके और सब पॉइंट्स बनाना, क्योंकि हम जानते हैं कि डिकम्पोजिशन के और फर्दर सब पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल और फोटोलिटिक, है ना। अच्छा, फिर सी वाले में क्या लिख देना, डिस्प्लेसमेंट, और डी वाले में क्या लिख देना, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब तुम्हारी बुक में ई करके रेडॉक्स को दिया है कि नहीं दिया है, खैर एक बार मेरे को देख लेने दो। 4th नंबर तक दिया है और 5th नंबर पे किसी को दिया है क्या उसने रेडॉक्स को? चलो नहीं दिया। तो बस इस तरीके से 4 टाइप्स आपको लिखने हैं और बात ख़त्म करनी है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ऑन विच बेसिस दे आर क्लासिफाइड। तो मतलब रिएक्शन को क्लासिफाई करने का बेसिस क्या है? तो इसी आंसर का जो सेकंड पार्ट लिखोगे कि केमिकल ये लिखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है? विद द नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हो सकता है कल को तुमको यही सेम लाइन इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स भी पूछ ली जाए, राइट, या फिर अलग से पूछ लिया जाए 1 लाइन के क्वेश्चन के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि उनको क्लासिफाई करने का बेसिस क्या है। ट्राइडिस वाले जितने भी सवाल हैं, मतलब एक्टिविटी टाइप के जितने भी सवाल हैं, इनको हम लोग खैर बाद में एक करके डिस्कस करेंगे। बट जैसा कि मैं तुम्हें हमेशा बताई हूँ कि अपनी टेक्स्ट बुक में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को हमेशा एकदम ऐसे पढ़ो कि उससे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि पढ़ाते वक्त भी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर अपन अमोनिया गैस को और HCl गैस को अगर कांटेक्ट में लाते हैं तो NH4Cl बनता है, जो कि वाइट कलर की फ्यूम्स होती हैं, है ना। इससे हमको कम से कम ये पता चल जाता है कि अरे वहाँ पर अमोनिया गैस है। मतलब बेसिकली ये जो है, देखो, वाइट स्मोक वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, वाइट स्मोक बनती है। तो बल्कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, जब तुम आगे फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ोगे 11वीं 12वीं में, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज़ का रोल प्ले करता है? टेस्ट फॉर अमोनिया गैस। मतलब अगर आपको कभी पता करना है कि जिस जगह पे अमोनिया गैस निकल रही है वो गैस अमोनिया है कि नहीं है, या फिर HCl गैस है कि नहीं है, अगर HCl गैस के बारे में पता करना है तो एक रॉड लो, अमोनिया को डिप करो और वहाँ पे जाके जहाँ से भी फ्यूम्स निकल रहे हैं उसके सामने रख दो। अगर वहाँ HCl रही तो आपकी रॉड पे लगा हुआ अमोनिया और HCl आपस में रिएक्ट करके वाइट स्मोक फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, या फिर अगर अमोनिया को, जैसे अमोनिया पता है क्या, खुद पहचान ही चल जाती है, उसकी स्मेल आती है, उसके अंदर से पहचान चल जाता है अमोनिया का। तो इसीलिए ये टेस्ट फॉर NH3 और HCl इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर सिंपल ये क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें ये बनाना है कि राइट डाउन, ठीक है, राइट डाउन द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया, स्पेलिंग लिखोगे, एंड HCl। अब ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉट HCl। तो पहले अच्छे से स्टेटमेंट लिखना, द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर एज फॉलोज, और आर एज फॉलोज के बाद ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट उठा के लिख देना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब तुम ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख दोगे तो उसके नीचे क्या लिखना, अ वाइट स्मोक वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl, यानी कि NH4Cl की वजह से वाइट स्मोक फॉर्म हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखोगे, व्हाट इज द टेस्ट फॉर अमोनिया गैस, बराबर, ये इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा,
तो टेस्ट फॉर अमोनिया गैस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उसमें बताए क्या करना। अच्छा रुको, नहीं, अमोनिया तो अलग से क्योंकि पहचान में आ जाती है यार। तो टेस्ट फॉर लेट्स से HCl गैस लिख दो, टेस्ट फॉर HCl गैस। तो HCl गैस के लिए क्या टेस्ट लिखोगे, देखो मैं बताती हूँ, ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ। और उसके बाद ऐसा करना, डिप, ये देखो, डिप अ ग्लास रॉड इन द अमोनिया सोल्यूशन एंड होल्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यहाँ से फ्रॉम विच फ्यूम्स आर कमिंग आउट, फ्रॉम विच गैस इज कमिंग आउट, मतलब जहाँ से आपको लग रहा है कि HCl गैस बाहर आ रही है उस जगह के टॉप पे जाके उस टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रख दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया पॉइंट, एक मिनट इसको शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया पॉइंट नंबर 1, यहाँ से लेके यहाँ तक आउट तक हो गया पॉइंट नंबर 2। अवॉइड स्मोक, ठीक है, यहाँ पे लिखना अवॉइड स्मोक इज फॉर्म्ड, बराबर, इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास रॉड 3, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट क्या लिखना, दिस कन्फर्म्स दैट, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम टेस्ट ट्यूब, ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम टेस्ट ट्यूब, कि उस टेस्ट ट्यूब से ज़रूर कौन सी गैस बाहर आ रही होगी, आप लोगों की HCl गैस बाहर आ रही होगी, ठीक है। ये हो गया चौथा पॉइंट। और पांचवें पॉइंट पे ये जो रिएक्शन मैंने ऊपर मार्क करके दिए ना, NH3 + HCl, ये ऐसी की ऐसी छाप देना, ठीक है, ये वाली चीज़, बराबर। ये इस तरीके का क्वेश्चन। खैर एक्टिविटी से और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, ये तो मैं ऐसे एज अ एक्टिविटी लेकर नहीं समझा रही हूँ, इसको तो मैं बस ऐसे टेक्स्ट बुक में अगर जो वर्ड्स लिखे हैं उससे कौन कौन से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं वो सोच के मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अदरवाइज एज एन एक्टिविटी अगर मुझे समझाना है कि इस एक्टिविटी से कौन कौन से क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं तो वो हम लोग पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे चैप्टर ख़त्म हो गया है बट इसकी मार्किंग के बाद कितने क्वेश्चन क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, 3। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अच्छा चौथे क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, राइट। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन तुम खुद लिख लेना, ठीक है। राइट डाउन द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम स्ट्रिप एंड एयर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है एंड एयर इसके बीच की रिएक्शन लिखिए। और इस चीज़ को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कंबशन ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप, बराबर, इसको आप एक्सप्लेन करिए या फिर इसकी आप रिएक्शन लिखिए। तो जैसा कि मैंने कहा था पहले स्टेटमेंट लिखना, जो भी पूछा जाए, द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम स्ट्रिप एंड एयर आर एज फॉलोज, उसके बाद ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिखना। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी रिएक्शन को लिखने के बाद ना उसके नीचे उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम लिखा करो। जैसे मैग्नीशियम के नीचे लिखा करो एक लाइन छोड़ के मैग्नीशियम, O2 के नीचे लिखा करो ऑक्सीजन गैस, MgO के नीचे लिखा करो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरीके का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो एक इंफॉर्मेशन है जो मैं येलो कलर से मार्क कर रही हूँ, स्लेग्ड लाइन, अरे यार ये गलत मार्क हो गया, रुको, ठीक है। ये देखो ये जो येलो कलर से मार्क हो रहा है ये स्लेग्ड लाइन। आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्लेग्ड लाइन। तो ये बन गया तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन लिख कर नहीं दे रही हूँ, है ना। अगर मैं क्वेश्चन लिखना बैठूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, मार्किंग कम हो पाएगी। तो क्वेश्चन तुम्हें लिखना है, मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे आवाज़ से तो क्वेश्चन लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलो क्या बनेगा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्लेग्ड लाइन, बराबर, ओके, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड कॉमा CaO। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखना अदर नेम ऑफ स्लेग्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखोगे, अदर नेम ऑफ स्लेग्ड लाइन। अब देखो ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, अब हो सकता है तुम्हारे स्कूल टीचर एग्जामिनर क्वेश्चन बताए कैसे बनाएंगे, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि स्लेग्ड लाइम को ही कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। हो सकता है स्लेग्ड लाइम का नाम देकर कैल्शियम ऑक्साइड का नाम पूछ ले, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का नाम देकर स्लेग्ड लाइम का पूछ ले। तो इतनी थोड़ी सी बुद्धि रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वही हम लोगों का राइट डाउन रिएक्शन बिटवीन, किसके बिटवीन, आपके स्लेग्ड लाइम एंड वाटर। मतलब अगर स्लेग्ड लाइम और वाटर की रिएक्शन करवाओगे
ज़रूरी है क्या पेपर में स्लेक लाइम बोले? हो सकता है CaO बोल दे, हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड बोल दे, तो यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल। तो आपको क्या लिखना है, जैसा कि मैं बताते आ रही हूँ कि पहले तो स्टेटमेंट लिखना कि द रिएक्शन बिटवीन द स्लेक लाइम एंड वाटर आर एज फॉलोज वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। और उसके बाद ये पूरी की पूरी रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद नीचे नाम लिखना। जैसे देखो इसने नाम लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके नीचे लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे नाम लिखना वाटर, बराबर, ये ऐसे नाम लिखना। 7 क्वेश्चन रेडी हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो यूज़ या ब्रेन पावर वाला सवाल है ये बहुत ही आसान है। जैसे मान लेते हैं पेपर में कल को ऐसी कोई एक रिएक्शन दे दी जाए, A+B गिविंग यू D+E+F। अब इस रिएक्शन के लिए पूछे कि बताइए नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 हैं, है ना। कितने प्रोडक्ट्स हैं, 3 हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछ ले तो इतनी कॉमन सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इसको आंसर कर सको। खैर, इसीलिए मैं इस यूज़र ब्रेन पावर वाले पे दिमाग खर्च नहीं कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दैट वुड बी योर डिफाइन। किस चीज़ का डिफाइन आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये डिफाइन है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे रुकेगा। भले ही पेपर में डिफाइन के साथ एग्जाम्पल बोले या ना बोले, बट तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल देना ही है। अच्छा, कौन कौन से एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन के, ये जो रिएक्शन दिख रही है, रिएक्शन नंबर 12, रिएक्शन नंबर 13, रिएक्शन नंबर 14, ये तीनों ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये नहीं लिखना है, तुम्हें कोई दूसरी रिएक्शन पता है और तुम श्योर हो कि वो हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो तुम वो भी लिख सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। बट हमेशा एग्जाम्पल लिखना, ऑलवेज ट्राई टू गिव समथिंग लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा, ठीक है, टू योर एग्जामिनर। एक्स्ट्रा किसे अच्छा नहीं लगता यार, बताओ। अगर कल को मान लेते दुकान में तुम कोई सामान लेने जाते हो, तुम्हें बाय 1 गेट 1 फ्री मिल जाता है, या मान लेते थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, अच्छा लगता है ना। सो इट विल मेक योर पेपर मोर प्रेजेंटेटिव, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। अगेन वही क्वेश्चन, राइट डाउन द रिएक्शन बिटवीन, ये मेरा एब्रीवेशन है, ठीक है। किसके बीच में, राइट डाउन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट डाउन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन और शुगर, ये आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। और पता है इस रिएक्शन को तुम घर में भी कर सकते हो। अगर घर में तवा लो जिस पे रोटियां बनती हैं, उसको गर्म कर लो और उसके ऊपर शक्कर डाल दो, तुम्हें देखना दिख जाएगा। ये जो रिएक्शन मैं लिख के दे रही हूँ ना, ये आप घर पे भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया, है ना। आप और जब आप तवे पे शक्कर को गर्म करोगे ना, तो आपको पता है वो जो शक्कर जल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं शक्कर जल गई, वो जली हुई शक्कर ही बेसिकली हमारा क्या होती है, कार्बन। ये जो कार्बन बनता है ना, उसको तवे के बाद रखने के ऊपर, ये एक्चुअली आप लोगों का ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये कैसा सब्सटेंस होता है आप लोगों का, ब्लैक सब्सटेंस। ये आप घर पे भी इस काम को कर सकते हो, बराबर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डिफाइन करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, डिफाइन, ये आपका क्वेश्चन है। डिफाइन के साथ एग्जाम्पल देना ना भूलिए, आपकी मर्जी, आप चाहे तो ऊपर वाला एग्जाम्पल दे दीजिए, या फिर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नीचे का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। खैर, अभी जैसे कि हम सब जानते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और भी तो टाइप्स होते हैं, बराबर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और भी टाइप्स होते हैं। तो चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और टाइप्स में मूव करते हैं। अच्छा, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे। मतलब एक्टिविटी वाले जो या डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद। अभी फ़िलहाल मैं किसी भी डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चन का नहीं दे रही हूँ तुम्हें कि किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पूरी तरीके मैं इस तरीके से मार्किंग करा रही हूँ कि अगर मेरे को खुद को एग्जाम देनी होती तो मैं अपनी बुक को किस तरीके से मार्क करती। खैर, तो ये डायग्राम बेस्ड पूरे नोट्स एक बार जब बन जाएंगे तब हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का एक अलग से सेक्शन बनाएंगे अपनी ही नोट्स कॉपी में। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है, जो कि वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। आप चाहे दुनिया के किसी भी बोर्ड्स में पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस होता है। टेस्ट फॉर CO2 गैस, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर जगह से जो गैस निकल रही है, क्योंकि देखो यूजुअली गैस के कलर नहीं होते, बहुत कम ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपको गैस कलरफुल दिखती हैं, अदरवाइज वो कलरलेस होती हैं, सिर्फ धुआं धुआं दिखता है कि बाहर कुछ निकल रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा यार कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका टेस्ट
ये आपका टेस्ट रहता है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं बताओ। तो इसका जो टेस्ट फॉर CO2 गैस है, इसका जो जवाब है, मैंने तुम लोगों को अभी देखो एक वीडियो फॉरवर्ड किया है टेस्ट फॉर CO2 गैस का, उसमें इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। इसमें बुक में उतने अच्छे से लिखा नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, अच्छा रुको, इसको मैं बुक में ही मार्क करा देती हूँ, रुको रुको रुको। नहीं, वो जो वीडियो है ना, उस वीडियो में तुम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, उस वीडियो में इसका आंसर है, वहाँ से तुम्हें यार आंसर लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखो, सॉरी 12 में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, राइट द प्रोडक्ट या फिर राइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ। अब ऑफ में दो केसेस, एक CaCO3 का पूछ लेगा और दूसरा H2O2 का पूछ लेगा। तो ये आपको लिखना है एक एक करके कि आंसर नंबर A इसका ये आंसर आएगा, आंसर नंबर B इसका ही आएगा। बट लिखने के तरीके में देखना कोई चेंज मत लाना, पहले स्टेटमेंट लिखना, फिर रिएक्शन लिखना और रिएक्शन के नीचे उनके नाम भी लिखना, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हम लोगों का। हाँ 12 के बाद, अच्छा इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन की डिफाइन किधर है भाई, दिख नहीं रही है, चलो ठीक है देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, एक क्वेश्चन नंबर 13 तो अगेन यही बन जाएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। और मैंने पढ़ाते वक्त भी तुमको बताया है कि जब भी हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो देखो हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो कैसा रहता है, उसमें थोड़ा सा हम लोग एसिड डालते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों एसिड डाला जाता है, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। लेट्स से अगर मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया तो मुझे रिमाइंड करा देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारी बुक में प्रॉपरली लिखा नहीं है कि इसको मैं बुक की लैंग्वेज में लिख पाऊँ। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये है, वाई few drops of acid is added in water। मैं आगे नहीं लिख रही हूँ, आगे तुम लिख लेना, in water during electrolysis। तो इसका आंसर जो है मैं ग्रुप में शेयर करूँगी, ठीक है। अगर लेट से मैं करना भूल गई तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूँगी। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा इसमें देखो आप लोगों को क्या मिल गई, ये कौन सी मिल गई, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पे लिखो, what are the types of decomposition reaction। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने कितने टाइप्स है, तो आंसर तो तुम जानते ही हो, है ना। एक आंसर है थर्मल, एक है इलेक्ट्रोलिसिस और एक है फोटोलिसिस। बट तुम्हारी किताब में फोटोलिसिस नहीं दिया है, देखो तुम्हारी बुक में सिर्फ थर्मल वाला दिया है और एक इलेक्ट्रिकल्स वाला दिया है, बाकी दिया ही नहीं है। तो तुम दो ही लिखोगे जो तुम्हारी बुक में है, बल्कि तो रहते कितने हैं, 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 सुन लो। 15 में डिफाइन है, किस चीज़ का डिफाइन है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन का डिफाइन तो बता दिया, बट अगर किसी ने थर्मल का पूछा तब क्या करोगे, है ना। किसी ने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, डिफाइन है, किसका डिफाइन है, इलेक्ट्रोलिसिस का डिफाइन है। अगर किसी ने तुमसे डिफाइन पूछा इलेक्ट्रोलिसिस का, तब तुम क्या करोगे। तो ऐसे केस में ये आपको जो डिफाइन है, अगेन बुक में क्लियरली नहीं दिया है, इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो ग्रुप में मेरे से ये वाली चीज़ तो मांग लेना, ठीक है। या तो मेरे को खुद ध्यान रहा तो मैं खुद ही शेयर कर दूंगी, बट हर डिफाइन के साथ एक एग्जाम्पल लिखना अच्छी बात होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के साथ तो हमारा वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल ये पानी वाला लिखेंगे, और थर्मल के साथ आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट और H2O2 में से कुछ भी लिख सकते हो। ध्यान रखना हर रिएक्शन के नीचे उसका नाम लिखा करो, मतलब हर रिएक्टेंट और उसके नीचे। खैर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ आप एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने तुमको प्रैक्टिस करवाए हैं, उनमें से कुछ लिख सकते हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है उनमें से लिखना,
तो तुम ये भी लिख सकते हो, ये जो मैं लिख के दे रही हूँ FeSO4 + Cu, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ आ जाएगा PbSO4 + Cu। ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। बाकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, कभी एक लड़का या लड़की तुक्का मारता है क्या? नहीं, तुमको मैंने सिखाया है नियम के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चीज़ से और आप क्या पढ़ सकते हो? एक चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 18 करके तो नहीं लिखनी है, बट जब आज की मार्किंग हमारी पूरी हो जाएगी ना कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 18 इसको बना लेना। ठीक है, ये दोनों को जब हमारी आज की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी, आज की क्लास की पूरी मार्किंग, तो एक हेडिंग देना नोट, और उस हेडिंग नोट में ये लिखना, ठीक है, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 डैश ब्लू कलर, मतलब कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। फिर उसके अलावा सेकेंड पॉइंट नोट में क्या लिखना, जिंक सल्फेट कलरलेस, मतलब जिंक सल्फेट यानी कि आपको पता होना चाहिए ZnSO4 मतलब डैश कलरलेस। ठीक है, और एक और बता देती हूँ मैं, ये भी लिख लेना, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का मतलब होता है आप लोगों का FeSO4, और फिर लिख देना डैश ग्रीन कलर। यानी कि कैसा है, आपको कलर्स याद होने चाहिए। खैर ज़्यादा कलर्स तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको उतना ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे कितने कलर्स हम याद रखेंगे। बट मैं बता दूं, हायर क्लासेस में आपको इन कलर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, पता है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये खैर आपको पता होना चाहिए। तो CuSO4 और FeSO4 इनका तो तुम्हें पता होना आवश्यक है। अच्छा, PbSO4 का मैडम क्या कहना है? तो PbSO4 वैसे वाइट कलर का होता है पाउडर, बट उस पर हमें ज़्यादा नहीं जाना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 18 ना, मतलब हो तो गया। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब चाहे तुम दुनिया के किसी भी बोर्ड्स में पढ़ो, ये क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मैं देख लेती हूँ कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में पीछे एक्सरसाइज में क्या वो क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर करूँगी, लेकिन वो बहुत बहुत बहुत, ठीक है, आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पीछे तो इधर नहीं है, खैर तो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि व्हाट विल हैपन इफ़ दिस इज़ एडेड टू दिस, व्हाट ऑब्जर्वेशन, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, तो ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये दोनों मैं ग्रुप में शेयर करूँगी, तो वहाँ से आप लिखोगे। ओके, आगे डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे ही हम आगे बढ़े, हमको दिख गया सिल्वर क्लोराइड, और मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है ये प्रेसिपिटेट बनाता है। तो आप जो नोट लिखोगे ना इस आज की आंसर मार्किंग के बाद, उस नोट में लिखना सिल्वर क्लोराइड म्हणजे AgCl डैश वाइट PPT। आपको पता होना चाहिए कि किस PPT का कलर क्या है। खैर, तुम्हारी बुक में ऐसा लिखा है कि जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली होती हैं, बट उनमें प्रेसिपिटेट नहीं बनता। तो ऐसा कहना गलत है कि दुनिया की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपने 9th क्लास में एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ी है ना, तो जो एसिड बेस केमिस्ट्री में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो भी तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर तो क्या उसमें PPT बनता है क्या? तो ये कहना गलत है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस 2 बार एक्सचेंज होते हैं, बट हमेशा PPT बनेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। लेकिन खैर, हम लोगों को बोर्ड के एग्जाम्स में जैसा बुक वाले ने डिफाइन लिख कर दिया है, हमें वैसा ही लिखना है। हमें उसके साथ झगड़ा करने नहीं जाना है कि नहीं आपको यहाँ पे करेक्शन की नीड है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन पता होना चाहिए आपको, जो पढ़ाते वक्त मैंने बताया भी है डबल डिस्प्लेसमेंट केस में, मैं कभी भी कैसा है कोई भी टॉपिक बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाती, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें कभी कभी बकवास भी दी होती हैं, कभी कुछ गलत दिया होता है। पहले आप पढ़ लो, फिर आप अपनी चीज़ों को बुक से देखो कि अरे हमारा पढ़ा हुआ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मान लेते हैं अगर मुझे बोर्ड्स का पेपर सेट करना होता, मैं कभी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देती, डिफाइन, गिव रीज़न, ये वो, मैं इस टाइप के देती। ये ऐसा पैराग्राफ 1 2 3 4 करके कि PPT का नाम क्या है, कलर क्या है PPT का, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये भी क्योंकि एक्टिविटी वाला ही क्वेश्चन है, तो जैसे तुम्हें पता है कि एक्टिविटी वाला हम सबसे आखिरी में मार्क करेंगे, तो इसको भी मैंने आखिरी के लिए रखा है। खैर,
एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये तो हम लोग बहुत बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बट स्टिल इसकी मार्किंग अभी कर रहे हैं, तो इसकी मार्किंग अभी चलिए कर लेते हैं, देखते हैं क्या है ना। ठीक है, देखो हाँ 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 2 मिनट। चलो, एक गिव रीज़न है जो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट गिव रीज़न है। अच्छा, लेकिन उस गिव रीज़न में जाने से पहले अभी हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था? 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, आपको पहले ये पूछा जाएगा, डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये आपको पूछा जाएगा विथ एग्जाम्पल, ध्यान रखना। तो ऐसे केस में अब इसको क्या लिखोगे? अच्छा, तो अब देखो, अब इसको लिखना ऐसा है, अगर मान लेते हैं मुझको एंडोथर्मिक रिएक्शन की या एंडोथर्मिक प्रोसेस का लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगी, द रिएक्शन इन विच, ठीक है, इन विच हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम लिख सकते हो। और उसके बाद ये 2 एग्जाम्पल डन। अब फिर तुमसे एक्सोथर्मिक पूछेगा, तो एक्सोथर्मिक में क्या लिखोगे? ये इसी तरीके से, द रिएक्शन, ठीक है, इन विच यहाँ पर हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये आपका फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, या फिर ये डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, या फिर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स तुमको बताए हैं जब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला पार्ट पढ़ाया था, तुम उनमें से भी कुछ लिख सकते हो। अच्छा, इवन तुम इसको भी लिख सकते हो, बल्कि ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है एक्सोथर्मिक का। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई, अभी तो मार्क किए थे। हाँ, ये तो बल्कि सबसे फेमस रिएक्शन है एक्सोथर्मिक का, चूना वाला सबसे फेमस रिएक्शन है, तुम ये भी लिख सकते हो। तो चॉइस तुम्हारी है, कभी कोई टीचर तुम्हारा इस पे मार्क्स नहीं काट सकता है ना, कि तूने ये क्यों लिखा वो क्यों लिखा। चलिए खैर, नेक्स्ट में आते हैं। देखो, जब होता कैसा है, जब कंपनीज में एसिड बनता है, तो वो जो अपने को डब्बा देते हैं ना, डब्बा एसिड का, वो एसिड का डब्बा एक्सट्रीमली प्योर डब्बा देते हैं, प्योर, ठीक है, एकदम प्योर। अब हमें मान लेते हैं उतना प्योर डब्बा नहीं होना, ठीक है, हमें उतना प्योर डब्बा नहीं चाहिए, तो हम लोग बताओ क्या करते हैं, हमको उसमें मान लेते हैं मिलावट करनी है, लेट्स से मुझे उसमें क्या करनी है, मिलावट करनी है। तो मैं पता है क्या करते हैं, उसमें हम लोग पानी मिलाते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे में क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, डाइल्यूशन। ठीक है, कि हमने क्या किया, एसिड को डाइल्यूट किया, हमने एसिड को क्या किया, डाइल्यूट किया। तो जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो ना, ठीक है, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो एसिड होता है उस वक्त जो डाइल्यूशन के दौरान बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे क्या करती है, बाहर निकलती है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और लैब में जब भी आप डाइल्यूशन करते हो, हमेशा एक नियम होता है, आप एक छोटे से कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में, जो भी आपका कंटेनर है उसमें पानी लेते हो और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हो। मतलब आप क्या करते हो, ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एसिड वाटर इज नॉट एडेड टू इट डायरेक्टली। कभी भी आप उसमें वाटर को डायरेक्टली ऐड नहीं करते, ठीक है, बट एसिड इज एडेड टू वाटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भैया, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि अगर मान लेते हैं चाकू है, चाकू पे जाके खरबूजा गिरे कि खरबूजे के ऊपर चाकू गिरे, कटना तो खरबूजे नहीं है, तो बट ऐसा नहीं है, वाटर में एसिड डालें कि एसिड में वाटर डालें, इन दोनों में अंतर होता है। कैसा अंतर है, इस तरीके का काम करना नॉट अलाउड है। ये यहाँ पे एसिड भरा हुआ है और आप ऊपर से पानी डाल रहे हो, ये गलत है, ये गलत है। और अगर मान लेते हैं नीचे पानी है और आप ऊपर से स्लोली एसिड डाल रहे हो, ये आप लोगों का सही है, ध्यान रखना। अगर अब कैसा है,
पेपर में ये वाली चीज़ आपको अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। जैसे कोई टीचर इसको थ्योरी के फॉर्म में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन नंबर 22 बनाकर, है ना, एक्सप्लेन वाई, ये जो मैंने पूरा ग्रीन कलर से लिखा है इस तरीके से पूछ सकता है एक्सप्लेन वाई। और अगर मुझको पूछना होता, मान लेते हैं मैं टीचर होती हूँ, मुझे कहीं का लेट से पेपर सेट करना होता या ट्यूशन का खुद का सेट करना है, तो मैं पता है इस चीज़ को कैसे पूछती, इस फॉर्मेट में पूछती। मैं आपको 2 डायग्राम बनाकर देती, एक लड़का या लड़की या टीचर जो भी हो, एक बीकर, उसमें मैं ऐसी मार्किंग करती कि इसमें एसिड है, दूसरा बीकर ऊपर से मैं लिखती कि यहाँ वाटर ऐड किया जा रहा है, और एक डायग्राम में ये बनाती और फिर मैं ये लिखती व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक विच वे इज़ करेक्ट, ठीक है, विच वे इज़ करेक्ट, इनमें से एसिड को डाइल्यूट करने का, ठीक है, कौन सा वे करेक्ट है फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड एक्सप्लेन, ठीक है। देखो दोनों ही क्वेश्चन सेम है ना, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है। कैसा है, जब आप लोग 10th क्रॉस कर लेते हो, 11th 12th में जब आप आते हो, उस वक्त आप जो भी एग्ज़ाम दो, चाहे कोई भी, उस एग्ज़ाम में आपकी मेंटल एबिलिटी मायने रखती है कि आप कितना चीज़ों को सोच पाते हो, रट पाते हो वो नहीं, सोच भी कितना पाते हो ये भी मायने रखता है। तो ये सोचने की जो एबिलिटी है आपकी कैसा है, बचपन से ग्रो होती है, तब जाके आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद ये सब चीज़ें कर पाते हो। खैर, तो अभी क्वेश्चन नंबर 22 में तुम ये दोनों क्वेश्चंस लिखोगे और करके, और इसका आंसर मैं येलो कलर से मार्क करवा के दे रही हूँ, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ के बाद देखो, इस बुक वाले ने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, बट मैं वहाँ पे सिर्फ एसिड लिख रही हूँ, क्योंकि कोई भी एसिड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही हो, कोई भी एसिड हो सकता है, ठीक है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 सुनो, एज अ रिजल्ट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, इफ़ इट इज़ पोर्ड इन दी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अगर पानी में आप सल्फ्यूरिक एसिड को डालोगे, ठीक है, या पानी को सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे, तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा हीट की वजह से, और जो एसिड है वो आपके ऊपर उछल के आ जाएगा, है ना, आपके ऊपर स्प्लैश हो जाएगा। तो ये दिक्कत होती है इस आपके पहले वाले सीन में, ये कभी नहीं करना, ठीक है। ये डायग्राम क्यों गलत है, इसीलिए गलत है, कल को पूछा भी जा सकता है ये डायग्राम बना के कि डायग्राम क्यों गलत है, एक्सप्लेन करो। तो अगर सिर्फ इतना पूछे कि बताइए ये डायग्राम क्यों गलत है, तो ये इसीलिए गलत है क्योंकि ऐसे प्रोसेस में हीट लिबरेट होती है, वाटर आपका इवेपोरेट हो जाता है, और अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर एसिड उचक के आ जाता है, जो आप लोगों के लिए एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए ये चीज़ गलत है। तो इसको करने का फिर सही तरीका क्या है ना, तो इसको करने का सही तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, बीकर में क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एसिड डालते, स्टर करते वक्त, ठीक है। तो ऐसे केस में ज़्यादा हीट अचानक से लिबरेट नहीं होती, थोड़ी सी हीट निकलती है और वो हमारे ऊपर एसिड नहीं कूदता है। तो ये आंसर आप टोटल कितने पॉइंट्स में रिपोर्ट करेंगे, 4, ठीक है। ऐसा तो कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताइए डायग्राम नंबर 1 क्यों गलत है, डायग्राम नंबर 2 क्यों सही है, तो यही आंसर लिखना है, बस पूछने का तरीका टीचर ने आपका क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। खैर, मैंने जब तुमको पढ़ाया था एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो मैंने तुम्हें उस वक्त पढ़ाते वक्त भी बताया है कि जो लैब होती हैं, लैब में कैसा होता है, हम लोग क्या है, आपका बहुत सारे बर्नर्स ऑन होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोगों को, क्योंकि ना तो कोई एसी होता है उसमें, ना तो कोई पंखा वंखा होता है, दोनों ही चीज़ें अलाउड नहीं होती, है ना। अब जो दूसरे ब्रांच के लोग होते हैं, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले, वो ब्रांच के जो लड़के लड़कियां रहते हैं, उन लोगों के पास ये सब सुविधा होती है, बट फिजिकल ऑर्गेनिक इन लोगों को जनरली ऐसा नहीं मिलता है। अच्छा, तो ऐसे केस में ये जो आप लोगों का KNO3 होता है, जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, अगर आप इसको थोड़ी सी भी टेस्ट ट्यूब में लेकर पानी डाल के थोड़ा सा शेक कर देते हैं ना, टेस्ट ट्यूब एकदम ठंडी हो जाती है, एकदम मज़ा आता अपने गालों पर, हाथों में रखने पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, पोटेशियम नाइट्रेट को अगर आप पानी में डालते हो तो ये जो प्रोसेस होती है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नोट जो मैंने बोला था ना, आज की नोट्स मार्किंग ख़त्म होने के बाद लिख लेना, ये वही है। लेकिन एसिड के जैसे ही अगर आप बेस लोगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आप वाटर डालोगे
और फिर अगर आप उस टेस्ट ट्यूब या उस बीकर को अगर आप टच करोगे तो वो गर्म हो जाएगा, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में से एक्सो कौन है और इन दोनों में से आपका एंडो कौन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये नोट में लिख लेना इस चीज़ को। और उसके अलावा एक मिनट, हाँ, अच्छा मैंने तुम लोगों को ऊपर डेफिनेशन मार्क करवाई है ना एक्सो और एंडो की, वो डेफिनेशन मत मार्क करो, ये वाली डेफिनेशन मार्क करो। देखो कितने अच्छे से बुक ने ऑलरेडी आपको लिख कर दे दी है ना। ये इसको लिखो आप, ठीक है, कि द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड एंडोथर्मिक, इसमें लिख देना। और एक्सोथर्मिक के केस में क्या लिख देना, वे हीट इज गिवन आउट इज नोन एज आप लोगों के एक्सोथर्मिक। मराठी नहीं आती है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरे को नहीं करवाना ऐसा क्या? नहीं मेरे पास कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी नीचे वही आप लोगों को देखो दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम देखो एक्सो एंडो की वही डेफिनेशन लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे जो डेफिनेशन है मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप इसको भी लिख सकते हो, है ना। और बाकी नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन एग्जांपल्स को भी अपने नोट में लिख लो। वैसे मैंने कहा था ये बहुत ही फेमस एग्जांपल ही, ये चूना वाला एग्जांपल है ना। अच्छा तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने ऑलरेडी वीडियो में जब मैंने एक्सो और एंडो पढ़ाया है ना, उसी वक्त मैंने आप लोगों को लिखवा कर दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सो एंड एंडो, ठीक है। एक्सो और एंडो के बीच में डिस्टिंग्विश करो, ये ऑलरेडी आपको लिखवा के दिया है। तो वो जो लिखवा कर दिया है ना, उस चीज़ को आप अभी अपनी कॉपी में एज अ क्वेश्चन नंबर 23 लिखोगे, ठीक है। अच्छा और उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। इन दोनों क्वेश्चन 24 को 25 को तुम्हारे पास टारगेट होगी, राइट, उससे लिखोगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है टारगेट में, मैं जानती हूँ छोटा सा है, तो वहाँ से लिखना है। खैर तो इस मार्किंग को हम लोग अभी यहीं रोकते हैं।